राइटिंग के कोर्स को स्टार्ट कर लिया है बाकायदा, और साइंटिफिक राइटिंग के अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि इस कोर्स के अंदर आपको रिव्यू आर्टिकल, जिसे नैरेटिव रिव्यू बोलते हैं, वो भी सिखाया जाए और सिस्टमैटिक रिव्यू भी सिखाया जाए। फिर आपके पास अगर कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं तो देन वी कैन राइट डाउन अ रिसर्च पेपर एज वेल। तो मेरा प्लान है कि मैं खुद से एक रिव्यू पेपर लिखूं, उस पूरे प्रोसीजर से आपको गुजारूं, फिर एक सिस्टमैटिक रिव्यू लिटरेचर लिखूं, उससे गुजारूं, फिर एक रिसर्च पेपर लिखूं आपके सामने, तो उससे आपको गुजारूं, ताकि आपको समझ लगे कि ए टू जी मैं कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनजर रखता हूँ। एंड हो सकता है मीन वाइल मैं भी इसमें से कुछ ना कुछ सीखता जाऊँ। सो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम साइंटिफिक राइटिंग सीख रहे हैं तो अपने पास एक नोटबुक रखें, उस पे पॉइंट ज़रूर लिखते जाएँ, क्योंकि कुछ पॉइंट स्लाइड्स में मौजूद हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शायद मुझे पहले नहीं पता थे, और मैं सिखाते हुए अल्लाह ताला वो एक अवर्द होती है ना आपके दिमाग में, अल्लाह ताला डालता है। मेरा ईमान है इस पे कि जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है और अपना फुल 100% दे रहा होता है ना, अल्लाह ताला उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देता है जो उस टीचर को भी नहीं पता होती। सो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज़ साथ-साथ लिखते जाएँ। और अब से ऑनवर्ड साइंटिफिक राइटिंग को प्रॉपर वे में हम सीखेंगे, एंड इंशाल्लाह यू विल एन्जॉय दीज़ लेक्चर्स फ्रॉम नाउ ऑन। स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, और आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा साइंटिफिक राइटिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो भी आपको दूँगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर मैं मल्टीपर्पज़ जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी शेयर करता जाऊँगा, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और जो लोग डिस्कॉर्ड वगैरह के अंदर हैं उनको भी वो चीज़ें मिलती जाएँगी, एंड इंशाल्लाह यू विल एन्जॉय दीज़ लेक्चर्स फ्रॉम नाउ ऑन। राइट जी? ओके, ये एक मास्टर क्लास है साइंटिफिक राइटिंग की, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो साइंटिफिक राइटिंग है क्या, और हम किस-किस एक टॉपिक के ऊपर इसमें बात करने वाले हैं। साइंटिफिक राइटिंग को एकेडमिक राइटिंग भी बोलते हैं, एंड इसमें थीसिस, रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस एंड मेनी अदर थिंग्स यू राइट डाउन। यानी कि जो आपके पास साइंटिफिकली कोई चीज़ आ चुकी है, रिजल्ट्स आ चुके हैं, डेटा आ चुके हैं, उसको एनालाइज़ करके आप प्रेज़ेंट करते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू राइट एंड एक्चुअली टू पब्लिश एज़ वेल। ठीक है? आपने कोई चीज़ लिख ली है, पब्लिश नहीं की, तो इसका मतलब है कि भई रहन देंदे लिखण नूं भी। समझ रहे बात? तो लिखते भी ना। मीन्स टू से जब तक कोई चीज़ लिख के पब्लिश ना हो जाए, दैट मीन्स नॉट मेकिंग सेंस। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने आता है कि साइंटिफिक राइटिंग होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, और किस तरीके से साइंटिफिक राइटिंग को हम देखेंगे। सो बेसिकली कम्युनिकेटिंग रिसर्च सो क्लियरली दैट अनदर एक्सपर्ट कुड चेक इट और रिपीट इट। ये एक डेफिनेशन याद रखनी है। इसका मतलब सिर्फ रिपोर्ट करना नहीं होता। साइंटिफिक राइटिंग का मतलब है कि कोई दूसरा रिसर्चर उसे चेक करके रिपीट कर सके। बात समझ आई? सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, और हम लोग यहीं पे फँसते हैं कि रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे रिजल्ट्स को कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इसका मतलब भला क्या है? कि हमने रिसर्च सही तरीके से नहीं की, कोई ब्लंडर मारा है। ठीक है? इट इज़ नॉट क्रिएटिव राइटिंग। ये क्रिएटिव राइटिंग नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग है नॉवेल्स लिखना। वो उमैरा अहमद आजकल पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हैं। ठीक है? वो कौन-सा था? उसका एक नॉवल बड़ा मशहूर है, मेरे माइंड से निकल गया वो। इश्क मुर्शिद तो ड्रामा है, वो एक और है यार, क्या है? जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो वो बेसिकली वो क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है? पीरे कामिल, पीरे कामिल आई थिंक सो। मैंने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आई आई हर्ड अबाउट इट। तो वो होती है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग ये है कि नॉवल लिखना, साइंस फिक्शन लिखना, जो फ़िल्में लिखते हैं, ड्रामे लिखते हैं, वो होती है नॉवल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। साइंटिफिक राइटिंग में क्रिएटिव राइटिंग नहीं होती, ये बात आपने याद रखनी है। प्रिसिजन बीट्स ब्यूटी। तो बेसिकली आप प्रिसाइज़ली अपने रिजल्ट्स को डिफाइन ऐसे करते हैं कि वो इतना कमाल बन जाए कि आप उसे प्रेज़ेंट कर सकें। एंड ऑफ कोर्स आपने प्रिसाइज़ रह के जब चीज़ों को डिफाइन करना है, तो उसकी ब्यूटी जाती रहती है, ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन जाती रहेगी, लेकिन उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है इनसाइड योर साइंटिफिक राइटिंग, जिससे उसकी ब्यूटी भी बरकरार रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने क्रिएटिवली राइट करते इतनी क्रिएटिव बना देनी साइंटिफिक राइटिंग के उसको खूबसूरत बनाने के चक्करों में। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि बैक्टीरिया प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मैं बैक्टीरिया को नाम दे दूँ कि इसका नाम है अल्फा बैक्टीरिया, ये रूट के पास गया, रूट को जाके कहता है हेलो क्या हाल है? मुझे बहुत पानी की ज़रूरत है, रूट कहती है ये लो पानी। ऐसे नहीं लिखते हम साइंटिफिक राइटिंग। हम डिफाइन करते हैं बैक्टीरिया आर हेल्पफुल फॉर रूट ग्रोथ, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं। ठीक है? हमने क्रिएटिव राइटिंग नहीं करनी। सो एवरी क्लेम इज बैक्ड बाय एविडेंस एंड साइटेशन। एक-एक लाइन क्या प्रूफ होना ज़रूरी है। एक-एक लाइन को साइट करना ज़रूरी। साइट का मतलब होता है रेफ़रेंस देना कि कहाँ से पढ़ा ये? कैसे आया ये?
एविडेंस का मतलब है कि हमारी रिसर्च में ये रिजल्ट फलां जगह पे पड़ा है। एविडेंस मीन्स फ्रॉम योर रिसर्च, साइटेशन मीन्स किसी ने किया उसके पेपर में जो पब्लिश था। तो हर लाइन का ये जरूरी है। स्ट्रक्चर इज स्टैंडर्डाइज सो रीडर्स फाइंड थिंग्स फास्ट। हर थीसिस का, हर पेपर का, हर रिव्यू आर्टिकल का सेम स्ट्रक्चर है ताकि रिसर्चर्स अच्छे से फाइंड आउट कर सकें। द गोल इज क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्लैरिटी मीन्स अच्छे से कोई समझ सके, एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट हो, ब्लेंडर नहीं मारने, क्योंकि आने वाले 5-6 सालों में एआई इतनी एडवांस हो जानी, जिसने कोई गलत रिजल्ट्स पब्लिश किए हुए ना, पेपर रिट्रैक्ट हो जाने, यानी कि वो पेपर कैंसिल आउट हो जाने। तो अगर अब आप कह रहे हैं कि अभी कौन सा कोई टूल अवेलेबल है, आने वाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपने थंबल मसाजी करनी है। वैसे भी इस्लाम में है कि पहले तोलो फिर बोलो। यहाँ पे एग्जैक्टली साइंटिफिक राइटिंग वही है, पहले सोचें, तोलें, फिर लिखें। तोलने का मतलब ये नहीं है कि तुझे तकड़ी लेके बैठ जाओ कि इधर 5 पेज आ रहे, इधर 6 आ रहे, नहीं। तोलने का मतलब ये है कि यू नीड टू थिंक कि मैंने जो लिखना है क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो एविडेंस में उसका जो शमूलियत है, क्या वो मैं सच में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, एंड देन क्या इसको दोबारा से अगर कोई रन करे सेम रिजल्ट ले सकता है। दैट इज वर्ड एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी या क्लैरिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्ट ऑन। तो ये 3 पिलर्स पे अगर आप चलते हैं ना, आपकी कभी भी साइंटिफिक राइटिंग गलत नहीं हो सकती। मसला वाला क्या है, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई साइंटिफिक राइटिंग सिखाते हैं ना, वो डायरेक्टली जाते हैं ये पेपर है, पेपर ऐसे लिखा जाता है, दैट्स इट। हमने वो काम नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने पढ़ना है कि पेपर लिखने से पहले प्री एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और हमने उनको कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। इफ योर रीडर हैज टू गेस व्हाट यू मेंट, तो उसी फेल हो गए, आपको लिखना ही नहीं आया। अगर उसको, हम ये कहते हैं कि अगर आपके फील्ड के एक्सपर्ट को गूगल करना पड़ रहा है ना कि आपने क्या लिखा है, यू फेल्ड, आपको लिखने नहीं आता। बात समझे। अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, बड़ी आला एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए ना मैंने पता नहीं कितनी चीजें पढ़ी हैं और कितने एआई टूल्स को यूज किया, फिर ये मेरे सामने आई है, ठीक है। द डर्ट इज बेसिस ऑफ लाइफ। को बात समझ आई है यहाँ पे, ये एआई ने लिख के दिया था, एआई ने पैराफ्रेज किया था जो मैंने ओरिजिनल लाइन लिखी थी। कुछ समझ आया आपको कि यहाँ पे क्या गलत है? मैं बता देता हूँ। बेसिस ऑफ लाइफ किसी चीज को बोल रहा है, और डर्ट यानी कि गंदगी, इन अदर वर्ड्स, यानी कि डस्ट, इन अदर वर्ड्स, उसको वो डर्ट कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो अमेरिकन स्लैंग के अंदर सॉइल को डर्ट भी कहते हैं। मतलब चेंज हो गया एक जार्गन की वजह से। सो करें एआई टूल यूज, आई डोंट रियली से कि आपने एआई टूल्स इस्तेमाल नहीं करने, लेकिन थिंक अबाउट इट कि यू नीड टू फोकस ऑन ईच वर्ड कि वो क्या है, क्या वो चेंज तो नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक मेरे से गलती हुई, मैंने रिसेंटली एक पेपर लिखा, वहां पे मैंने लिखना था क्रॉप टाइप। जाहिर बात है, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, मैंने लिखते लिखते एआई से पैराफ्रेज करवाया और एक लाइन मैं भूल गया उसको पढ़ना। वो गई एक प्रोफेसर के पास, प्रोफेसर बड़ा नाम माना हुआ नाम है, उसने डायरेक्टली हिट पॉइंट वो ही पकड़ा। क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, एआई ने पैराफ्रेज करके क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, और एक जगह पे लिखा था क्रॉप आइडेंटिटी। अब फर्क कोई नहीं है क्रॉप टाइप एंड क्रॉप आइडेंटिटी में, बट दिस शोज के एआई का यूज हुआ है। अब वो मुझे कहें ना कहें कि बेटा तू एआई यूज की है, आई नो कि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें इंशाल्लाह इस पूरे सीरीज के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा, एंड यू विल लर्न कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो इफ योर रीडर हैज टू गेस व्हाट यू मेंट, द राइटिंग हैज फेल्ड। रीडर को गेस नहीं करना, उसको फैक्ट से पता हो कि आपने क्या बोला है, ठीक है। ओके, 6 एलिमेंट है गुड साइंटिफिक राइटिंग के, इन पे मैं बड़ा एम्फोसाइज करता हूँ। पहला है क्लैरिटी, आपने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने हैं, वन आइडिया एट ए टाइम प्रेजेंट करना है, मल्टीपल आइडियाज को इन लाइन नहीं करना, ठीक है। बटर स्कॉच की एक मशहूरी आती होती थी थोड़े साल पहले, चलती जाए चलती जाए चलती जाए। वो एक फीमेल होती थी, वो बोलती जाती थी बोलती जाती थी बोलती जाती, समझ नहीं आती थी। इसी तरह रिसेंटली आपने देखा होगा कि अक्सर डिबेटर बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते समझ नहीं आती। सो यू नीड टू थिंक कि मैंने कितने शॉर्ट सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है, वन आइडिया एट ए टाइम देना है, और उनको लाइन अप करके मैंने फिर लिखना है, तस्बीह में नहीं पिरोना। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है,
ये एक आइडिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अगर 4 आइडियाज में एक ही लाइन में दे दूंगा तो इसकी ब्यूटी जाती रहेगी। ऑन दी अदर साइड अगर मैं एक ही आइडिया इसको पर्ल की तरह यहां पे बना दूंगा तो ये उस लॉकेट की तरह नजर आएगा जो अक्सर औकात फीमेल्स ने पहना होता है, आपको पता होगा, और वो एक ही पीस होता है एंड एग्जैक्टली उसकी जो शाइन है, जो उसकी ब्यूटी है, वो बाकियों से अच्छी खासी होती है। सिंप्लिसिटी भी, क्लैरिटी भी, सिग्निफिकेंस भी और एक्सपेंसिवनेस भी उसकी नजर आती है। तो आपने एक लॉकेट की तरह एस्थेटिकली चीजों को प्रेजेंट करना है, वन आइडिया एट अ टाइम। और स्मॉल सिंपल सेंटेंसेस का मतलब ये नहीं है कि आपने सिंपली लिखना है दिस इज सॉइल, बच्चों की तरह, सॉइल इज गुड, ठीक है, ये नहीं करना। सॉइल गिव्स फूड, ये भी नहीं करना, ठीक है। अब इसमें क्या कबाहत है? इसमें कबाहत ये है कि ये बच्चे सेंटेंस ऐसे लिखते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड का पढ़ा है ना ऐसे आपने, अक्सर औकात बच्चों को रटा हुआ था। और डैफोडिल्स की एक समरी होती थी हमारी 8th क्लास की बुक के अंदर, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 डैफोडिल्स समरी। मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैंने उसको जिंदगी में सिर्फ उसको रट्टा लगाया था, अभी तक नहीं भूलती, ठीक है। सो सिंपल इज दैट कि आपने पिरोना है चीजों को। अब अच्छा, सबसे पहले आपने पैराग्राफ का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि सबसे टॉप पे हो टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक हो ऊपर पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स यहां पे आपकी उसी टॉपिक को दिलाइल के साथ आपने बयान करना है। टॉपिक मींस आइडिया, ठीक है, बयान कर दिया। एट द एंड उसी का कंक्लूजन हो, ठीक है। देन योर पैराग्राफ वुड बी नाइस, ठीक है। एंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, पहले होता है एक सिंपल सेंटेंस जो मैंने आपको लिख के दिया, ठीक है। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। आई नो देर आर अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज वेल, लेकिन मैं सिंपली आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताता हूं। सिंपल होता है दिस इज सॉइल, ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है कि आप लिखें सॉइल इज बेसिस ऑफ लाइफ, ये मैंने लिख दिया। अब हमने बताना है क्यों, बिकॉज, एंड देन उसकी रीजन बता देनी है। वी कैन ग्रो फूड ऑन सॉइल एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। तो आपके एक सेंटेंस में पूरा एक्शन होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। एक्शन शुड बी देयर, और एक्शन पे जितना मैं एम्फोसाइज कर लूं उतना कम है, और लोग यहीं पे मार खा जाते हैं। एक्शन जो है ना उनके सेंटेंस में नहीं होता। ब्रूसली नहीं उठा के डाल देना हमने, लेकिन ऑन द अदर साइड एक सेंटेंस खुद में कंप्लीट हो, ठीक है। देन क्लैरिटी आपको पता चल गई, शॉर्ट सेंटेंसेस वन आइडिया एट अ टाइम। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? रिपोर्ट व्हाट द डेटा शोज, नॉट व्हाट यू होप्ड। बात समझ आई? अपनी गट इंस्टिंक्ट के बारे में नहीं बताना कि मुझे लगता है ऐसा होगा, नहीं, ना ना ना, बताना है कि क्या है, फैक्ट्स के साथ। जो अर्ली राइटर्स है ना, वो सबसे पहला गलत गलत काम यही करते हैं कि वो ये बताने लग जाते हैं ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भाई वो डिस्कशन में लिखना है, आई विल टेल यू कि वो कब यूज करना है, लेकिन फॉर ऑब्जेक्टिविटी यू नीड टू एक्सप्लेन एंड मेंशन विच डेटा इज एक्चुअली गिविंग अस, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? अ लॉजिकल एक्सपेक्टेड फ्लो आपने यूज करना है, ठीक है। और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो कौन सा होता है एक्सपेक्टेड फ्लो, और IMRAD क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। बट फॉर नाउ अ लॉजिकल एक्सपेक्टेड फ्लो आपने बनाना है। पेपर वैसे लिखना है जैसे लोगों को पता है कि पेपर ऐसे होता है, जैसे टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, ठीक है। अगर अक्सर यूनिवर्सिटी के अंदर लिटरेचर रिव्यू का भी एक चैप्टर आ जाता है, यू कैन ऑल्सो ऐड दैट। सो यू नीड टू फॉलो दैट स्ट्रक्चर। एविडेंस मीन्स एवरी क्लेम साइटेड एंड वेरीफाइएबल। आपने जो रेफरेंस लिखना है वो साइटेबल भी हो और वेरीफाइएबल भी हो, सिंपल। और एविडेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर पर जितना मैं एम्फोसाइज कर लूँ उतना काम है। वो सॉफ्टवेयर का नाम है एंड नोट। आई नो ये फ्री में नहीं है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाता है फ्री में, अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ रब्ता करें। एंड नोट से आप साइटेशंस को ऐड कर सकते हैं, और हम इस कोर्स के अंदर, इस पूरे प्लान के अंदर एंड नोट को यूज करेंगे। देर आर अदर एज वेल जो फ्री में अवेलेबल हैं, जैसे मेंडले है, जोटेरो है, एंड मैनी अदर। आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने एंड नोट पे सिखाना है आपको, बिकॉज
एंड नोट मेरे ख्याल में लेवल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसको अगर आपने फ्री में डाउनलोड करना है सो देयर आर वेबसाइट्स, वो आपको बेहतर पता होगा, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता उन वेबसाइट्स को, बट यू कैन हैव अ लुक ऑनलाइन और उन वेबसाइट्स को आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आपने एंड नोट सीखना है तो सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब पे अगर हमारे चैनल पे जाते हैं ना, तो मैंने पूरा इसका कोर्स डाला हुआ है और बिल्कुल मुफ्त है। सो यू कैन गो टू यूट्यूब, कोडेनिक्स, प्लेलिस्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे एंड नोट, ये रहा, ये पूरी कंप्लीट कोर्स है और ये मैंने क्रैश कोर्स भी डाला है। 3 घंटे में एंड नोट सीख लो भाई, 0 से एंड तक, 3 आवर्स के अंदर। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे सिखा दिया है ना, यूनिवर्सिटीज़ की मैं ताइवान में था, वहाँ पे NPUST की मैंने ट्रेनिंग ली बाकायदा, उनकी ट्रेनिंग के मटेरियल पकड़े, जितनी वो ट्रेनिंग देते थे मैं हर ट्रेनिंग में घुस जाता था सीखने के लिए। इटली आया तो इटली में ट्रेनिंग ली, जर्मनी आया तो जर्मनी में ट्रेनिंग ली, फिर एक और हमारी रिसर्च साइंटिफिक वर्कशॉप थी, वहाँ पे ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैंने मल्टीपल मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू, डेटाबेस मैनेजमेंट सीखने के बाद आपको ये रिकमेंड किया है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे पसंद है मैंने कर दिया, नहीं, ये वर्क फ्लो के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होता है। सो यूज दिस सॉफ्टवेयर ताकि आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। देन प्रिसीजन, प्रिसीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जैक्ट नंबर बताने हैं। अब कोई अगर एक चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट अगर से फॉर एग्जाम्पल 6 फीट से ज्यादा है और किसी और की हाइट 4 फीट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी हाइट तकरीबन इससे डबल है। तकरीबन डबल कैसे होगी? 4 का डबल 8 नहीं होता, तो डबल कैसी होगी? अब आप ये भी नहीं कह सकते 2.25 है। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ी फनी एग्जाम्पल है। हमारी यूनिवर्सिटी में ना, सरगोदा में, CGPA सारे एक दूसरे की पूछ रहे, तो एक टीचर आए हुए थे हमारे इंग्लिश के नए नए, तो वो CGPA पूछ रहे, सबकी CGPA कितनी है, कितनी है, कितनी है, कितनी है। तो कोई कह रहा है कि सर पूछ रहे हैं, बेटा आपकी कितनी CGPA? वो कह रही है कि जी सर मेरी 3 है। तो एक से पूछा सर मेरी 3.28 है, एक से पूछा सर मेरी 3.58 है, लड़कों से पूछा सर 3.9 है, दूसरे से पूछा 3.2 है। तो एक लड़की से पूछा, तो उसे पूछा कि आपकी CGPA कितनी? सर मेरी भी 2.25 है। मतलब उस बंदी ने बीच में 3 घुसाया है। सो 2.75, चलो माने कि ठीक है 2.7, नहीं उसने बोला नहीं मेरी भी सर 2.25 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इंस्टिंक्ट के मुताबिक नहीं आपने चीज़ों को बयान करना, आपने जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं जैसे हैं वैसे लिखने, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी डेविएट करते हैं ना, आपकी राइटअप में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जानी है, एंड आई डोंट वांट कि आपका राइटअप गलत हो। अगर परसेंटेज में कोई नंबर 81.15 है ना, तो आप उसको लिख सकते हैं कि 81% है। लेकिन अगर 81.56 है, यानी कि 5 से ऊपर है, तो वो राउंड ऑफ करके 82 हो जाएगा, तो आपको साथ लिखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 82%, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अप्रोक्सीमेटली जो लिखते हैं ना लोग, वो सबसे हेटफुल वर्ड है रिजल्ट सेक्शन के अंदर। आपने एग्जैक्ट नंबर देना है, 81.25 लिख दो, डायरेक्टली कुछ नहीं होता, ठीक है। पी वैल्यू को अक्सर और लेस देन फ्लां 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 लिख देते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं आप। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करनी है, लिमिटेशन इंक्लूड करनी है। अब आप खुद सोचें, आपके पेपर के अंदर कोई गलती ऐसी आप करते हैं जो कोई और पकड़ता है, वो बेहतर है या आप खुद से पकड़ के उसको मेंशन कर दें कि हाँ मुझे पता है कि ये गलतियां या ये लिमिटेशंस हैं, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? सो आजकल एक लिमिटेशन का सेक्शन जो है कंक्लूजन के अंदर या डिस्कशन के एंड पे लिखा जाता है, उसको आपने ज़रूर ऐड करना है। 6 एलिमेंट्स की समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मैं लिख क्या रहा हूँ। थीसिस लिख रहे हैं तो उसका टोटल मेथड डिफरेंट है, रिसर्च पेपर का उससे डिफरेंट है, रिव्यू पेपर का उससे डिफरेंट है, सिस्टमैटिक रिव्यू का तो टोटली डिफरेंट है, एंड मेटा एनालिसिस या रिसर्च पेपर या मेटा एनालिसिस काइंड ऑफ स्टडीज का बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड होता है। हर चीज का लिखने का तरीका डिफरेंट है, तो आपको पहले पता हो कि आपने क्या लिखना है, ठीक है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, खासतौर पे साइंटिफिक राइटिंग के अंदर, तो आपकी काम आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर या PhD का थीसिस जो है, वो यूजुअली ऐसा होता है कि बुक लेंथ होती है उसकी, जो आप अपनी स्टडी की बनाते हैं। बुक लेंथ से मुराद है कि कोई यूनिवर्सिटी कहती है 100 पेजेस का लिखे मास्टर का थीसिस, कोई कहती है 200 पेजेस का, कोई कहते हैं 250 का। तो ये आपको उनसे पूछना है कि आपका क्या क्राइटेरिया है आपकी यूनिवर्सिटी का। अ मास्टर शोज मास्टरी, अ PhD मस्ट ऐड ओरिजिनल नॉलेज। मास्टर शोज मास्टरी, बात याद रखनी है।
मास्टर्स की डिग्री के अंदर आप प्रॉपर रिसर्च का वर्क फ्लो पूरे का पूरा प्रेजेंट नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, अनटिल अनलेस योर डिग्री इज रिसर्च बेस्ड। तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया और उसको आपने शो करना होता है। पीएचडी में तो एग्जैक्टली ओरिजिनल नॉलेज क्या है, जो आपने रिसर्च की उससे जो रिजल्ट आए उससे क्या अखज कर रहे हैं। ठीक है। टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाता है जनाब आपका कॉन्टेक्स्ट, प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आ जाता है व्हाट्स नॉन, द गैप। सो लिटरेचर रिव्यू थीसिस के अंदर एक ऐसी चीज है, क्या नॉन है और क्या गैप है। अब गैप जो है ना, ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है। एज ए पाकिस्तानी मुझे पता है हमारे कई रिसर्चर, कई साइंटिस्ट, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उनको नहीं पता वो कह देते हैं ये गैप है। पढ़ा आपने नहीं है तो गैप कैसे हो गया, बात समझे। सो यू नीड टू रिव्यू द लिटरेचर इन डेप्थ, फिर आपको फाइंड आउट करना है गैप क्या है। मेथोडोलॉजी कौन सी आपने बतानी है, डिटेल्ड इनफ टू रिपीट। आपने इतना लिखना है कि कोई और अगर इसी प्रोसीजर को दोबारा से करे वो रिपीट कर सके। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। रिजल्ट्स योर फाइंडिंग विद टेबल्स एंड फिगर्स, देन डिस्कशन एंड कंक्लूजन आता है, एंड देन एट द एंड रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस आती हैं। अपेंडिसेस क्या होती हैं, द थिंग्स दैट यू आर अटैचिंग इन एडिशन टू योर थीसिस, यानी कि सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो थीसिस में मेन पार्ट नहीं है लेकिन वो एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रही है। ठीक है। और ये चीज गैप और बाकी चीजें फाइंड आउट कैसे करनी, कैसे लिखनी, ये मैं सब आपको इंशाल्लाह सिखाने वाला हूं। अब पीएचडी इज जज्ड ऑन वन थिंग अबव ऑल, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज। तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी अगर आप पाकिस्तान से पीएचडी कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टीचर्स को जानते हैं तो आपकी पीएचडी हो चुकी है पहले, लिखने से भी पहले, तो वो अलग चीज़ है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं तो दे एक्चुअली गिव यू अ रगड़ा, तो वो आपको अच्छा बार बार कहते हैं कि ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, दोबारा एक्सपेरिमेंट करें। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दोस। ये है जी IMRAD। ये होता है आपका रिसर्च पेपर का एक बेसिक वर्क फ्लो, एंड ऑफ कोर्स अ शॉर्ट शार्प रिपोर्ट ऑफ न्यू प्राइमरी फाइंडिंग्स। थीसिस से बिल्कुल डिफरेंट है ये शॉर्ट रिपोर्ट होती है, बहुत कम वर्ड्स के अंदर लिखी जाती है, और ओरिजिनल करंट जो है वो करेंसी ऑफ एकेडेमिया यही है। एकेडेमिया की करेंसी, यानी कि करेंसी मतलब आप पेपर एक पब्लिश करते हैं ना, तो उसी के बेस पे आपको जज किया जाता है आप कितने सीनियर हैं, कितनी आपकी प्रोफाइल अच्छी है, क्या आपको फलां फेलोशिप मिलनी चाहिए या नहीं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। और एकेडेमिया के अंदर आपके प्रोजेक्ट की आउटपुट में मेजर आउटपुट ये होती है, अगर आपको फंडिंग दी है ना किसी एजेंसी ने 10 लाख 20 लाख 30 लाख, उन्होंने ये पूछना है हाँ जी कितने पेपर निकाले। तो ये करेंसी है एकेडेमिया की। ठीक है। सो इसमें IMRAD होती है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इसमें टाइटल होता है स्पेसिफिक एंड कीवर्ड रिच। ये बात आपको मैंने लास्ट बोला था कि कीवर्ड जो हैं किसी टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टॉपिक को सर्च में ऊपर लाने के लिए, किसी रिसर्च स्टडी को एक स्पेसिफिक डेटाबेस में रखने के लिए ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे हम इंशाल्लाह बहुत प्रॉपरली काम करने वाले हैं कि कीवर्ड्स डिजाइन कैसे किए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट 150 to 250 वर्ड्स होता है बेस्ड ऑन द जर्नल जिसमें आपने पब्लिश करना है। जर्नल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट फॉर नाउ ये लिमिट होती है। कीवर्ड्स इसके अंदर आप ऐड करते हैं, यानी कि टाइटल में जो ऐड हो गए। अब जो टाइटल में आप नहीं लिख सके, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिख सके, उन कीवर्ड्स को यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे लोग गलती पता क्या करते हैं, टाइटल में भी वही है, कीवर्ड्स में भी वही है, ये डिफरेंट होते हैं। बात समझ आई। देन इंट्रोडक्शन, द गैप एंड योर क्वेश्चन, देन मेथड आता है, रिजल्ट्स आता है, डिस्कशन आती है, एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। और मेथड के अंदर रिप्रोड्यूसिबल डिटेल लिखनी है कि कैसे आप इस डेटा तक पहुंचे। फैक्ट्स ओनली, नो इंटरप्रिटेशन। यहां पे सिर्फ फैक्ट्स लिखनी है रिजल्ट्स में, इंटरप्रिटेशन नहीं लिखनी। इंटरप्रेट करना होता है कि ये क्यों हो रहा है। अगर कोई एक चीज दूसरी चीज से बड़ी या छोटी या ज्यादा या कम है, ये क्यों है, क्यों नहीं आपने लिखना, आपने लिखना है कि ये बड़ी है या छोटी है, बस दैट्स इट। इंटरप्रिटेशन नहीं करनी उसकी, वो इंटरप्रिटेशन होनी है डिस्कशन में। मीनिंग, कंपैरिजन, लिमिटेशन, ये सारा कुछ डिस्कशन में होगा। एंड देन कम्स द कंक्लूजन पार्ट, जहां पे सारी पूरी स्टडी का कंक्लूजन, एंड देन उसके बाद रेफरेंसेस आएंगे। IMRAD क्या होता है बेसिकली, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, एंड लर्न इट वंस, यूज इट फॉर एवर। तो बेसिकली IMRAD क्या है, टाइटल तो हर किसी चीज का होता है, थीसिस का भी होता है और बाकी चीजों के भी होता है, लेकिन रिसर्च पेपर में इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इस सीक्वेंस में आती है।
ठीक है। देन कम्स द रिव्यू पेपर। रिव्यू पेपर क्या होता है? नैरेटिव रिव्यू की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अ नैरेटिव रिव्यू दैट मैप्स द होल फील्ड। जो आप एक स्पेसिफिक नीश या फील्ड को चूज कर ले हैं, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट किए बिना जो अभी तक लोगों ने पेपर पब्लिश कर दिए उनको कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाना कि इस फील्ड में क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे मैं पिछले 5 साल से पेपर्स पढ़ रहा हूं। अगर आज मैं एक पेपर लिखूं जिसमें पिछले 5 साल में पब्लिश्ड पेपर की समरी बयान करूं कनेक्ट करके, उसको नैरेटिव रिव्यू बोलते हैं। ठीक है। नैरेटिव रिव्यू में उस स्पेसिफिक फील्ड में अभी तक क्या हो चुका है उसके बारे में आप लिखते हैं। ठीक है। और इसमें नेवर राइट ऑथर ए साइड ऑथर बी साइड। आप आइडिया को ग्रुप करते हैं एंड आर्ग्यू करते हैं। ऐसा नहीं लिखना कि फलां ऑथर ने ये पेश किया है, फलां ऑथर ने ये रिपोर्ट लिखी है। यू नीड टू राइट ग्रुप ऑल द आइडियाज एट वंस और उनको फिर लिखते हैं। सो इसको भी हम लिखना सीखेंगे इंशाल्लाह एंड वी विल सी कि इसको किस तरीके से रिफाइन करेंगे। सो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, फ्रेमिंग द स्कोप। सबसे पहले टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आपके पास बॉडी के अंदर जो टॉपिक आपके उस रिव्यू के बन सकते हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है। आप थीम को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्रिटिकल सिंथेसिस करेंगे, गैप्स एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन बताएंगे, और जो टॉपिक आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं इसमें। सिंपल, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू क्रिएट द स्टोरी लाइन विद टॉपिक बाय योरसेल्फ। इसकी एक एग्जांपल मैं अपने ही रिव्यू आर्टिकल से आपको देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो यहां पे मैंने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है, वो अभी बड़ा हिट जा रहा है, ये वाला, एक्सप्लोरिंग द प्रोबायोटिक पोटेंशियल ऑफ बैक्टीरियोइडस स्पीशीज विद इन वन हेल्थ पैराडाइम। ठीक है। ये प्रोबायोटिक एंड एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स के अंदर मैंने इसको पब्लिश किया है। अगर इस पर मैं क्लिक करूं देन यू कैन सी 5.3 इम्पैक्ट फैक्टर है इसका। ये ओपन एक्सेस आर्टिकल है, सभी इसमें इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब इसकी स्टोरी लाइन देखिएगा, ये सेक्शन चेक करें, ये स्टोरी लाइन है इसकी। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, फिर मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक ऑन गट माइक्रोबियोटा, व्हाई दिस स्पीशी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लिनिकल एविडेंस, सेफ्टी कंसिडरेशन, कंक्लूजन। ठीक है। तो इस तरीके से आप रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन करके आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाता हूं कि कैसा नजर आता है। बाय द वे, ये पीडीएफ मैंने डिजाइन नहीं की, मैंने वर्ड की फॉर्मेट में सिंपल सा पेपर भेजा हुआ है। ठीक है। सो आपने ये नहीं परेशान होना ये पीडीएफ कैसे डिजाइन होती है। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये इस फॉर्मेट में कैसे आता है। ये हमारा काम नहीं है, जर्नल्स का काम होता है। सो ये चेक करें जी, ये पेपर है। ठीक है। और ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, ये कीवर्ड्स है, एंड देन इंट्रोडक्शन लिखा गया। फिर आ गया ये वाली हेडिंग, इफेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक ऑन गट माइक्रोबायोटा एंड हेल्थ बेनिफिट्स। ये एक आ गई फिगर, ये मैंने खुद बनाई है, लेकिन इसका भी रेफरेंस मैंने दिया कि डेटा कहां से लिया। ये किसी पेपर का डेटा, मेरा डेटा नहीं है, और मैंने ये फिगर खुद डिजाइन की है। देन मूविंग फॉरवर्ड, यहां पे आ गई दूसरी, वाई बैक्टीरियोइड स्पीशीज आर पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर प्रोबायोटिक, और फिर मैंने टेबल दे दिया। अच्छा, रिव्यू के अंदर टेबल्स आप जरूर देते हैं, और ये टेबल पता है क्या बता रहा है कि मेरे से पहले भी लोगों ने रिव्यू लिखे हैं, उनसे मेरा रिव्यू क्यों डिफरेंट है। और ये टेबल मैंने कुछ दिन पहले जब पेपर लिखना स्टार्ट किया, उससे कुछ दिन पहले ये टेक्निक सीखी थी कि व्हेन यू अपनी तरफ से आप बता देते हैं ना कि भाई ऑफ कोर्स इस फील्ड के रिव्यूज हैं, उन्होंने ये काम किया, मेरा उनसे कैसे डिफरेंट है। वरना आपको एडिटर ने या रिव्यूअर ने पूछ ही लेना कि भाई बाकियों ने भी किया है, आपका क्या डिफरेंट है। तो अगर आप पहले बता देंगे ना, तो मैं ये सोच के ये टेबल बनाता हूँ कि जब वो बंदा पढ़ रहा होगा उसके चेहरे पे स्माइल आएगी। उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा रिव्यू करते वक्त कि भाई पहले कौन से रिव्यू और इसने क्या नया किया है। तो मैं ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ऐड करता हूँ। ठीक है। फिर ये मैंने ये एक जो है फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया यहाँ पे, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलीसेकेराइड्स, एंटीफ्लेमेटरी रोल और बाकी सारे रोल्स यहाँ पे बताए, और पैथोजन एक्शन बताया। बाकी हेडिंग्स मैंने खुद से डिजाइन की हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक सब ग्रुपिंग। क्रिस्पर कैस और बाकी चीजें भी इसके अंदर ऐड हैं, और आप देखें कि ये पेपर इस तरीके से आ गया। अच्छा, फिर लोग क्या करते हैं, लोग सिंपली ना पेपर लिख के बता देते हैं कि दैट्स इट। मैंने क्या किया, मैंने बताया कि अब इतने एविडेंसेस के बाद मुझे ये समझ आई है कि अगर किसी ने बैक्टीरियोइड स्पीशीज के ऊपर काम करना है तो ये वर्कफ्लो हम रिकमेंड करते हैं। ये वर्कफ्लो मैंने इजाद किया बेसिकली। कैसे इजाद किया? बेस्ड ऑन द लिटरेचर। समझ आई बात की? सो मैंने लिटरेचर का भी बताया कि कौन से कमर्शियल यूज के लिए अगर आप चाहते हैं बैक्टीरिया को यूज करना, तो सबसे पहले आपने ये स्टेप करना, फिर ये, फिर ये, फिर नीचे से इस तरीके से आके यहां तक आपकी रेगुलेशन तक आप जाएंगे। ठीक हो गया। सो इन दिस वे यू विल सी के सिर्फ पेपर नहीं पब्लिश हुआ, कॉल टू एक्शन भी है इसके अंदर। सो यू ऑलवेज नीड टू गिव कॉल टू एक्शन, एंड एट द एंड टेबल फिर आ गया।
टेबल में मैंने जितनी स्टडीज थी उनकी मेजर आउटपुट यहाँ पे लिख दी, और आप चेक करें ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चलता जा रहा है। एंड एट द एंड कंक्लूजन। अब किसी बंदे ने अगर इस एक फील्ड के अंदर आना है ना, तो इस रिव्यू पेपर का मकसद ये है वो ये मेरा पेपर पढ़ ले। अगर किसी ने प्रोबायोटिक पोटेंशियल बैक्टीरियोइडेस स्पीशीज के ऊपर काम करना है फ्यूचर में, इस एक पेपर में पिछले 5 सालों की स्टडीज को मैंने कंबाइन किया है, मोर देन दैट किया, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि 5 सालों की स्टडीज जरूर है। इज दैट फाइन? कुछ समझ आई आप लोगों को? सो इस तरीके से आप जो है वो रिफाइन करते हैं चीज़ों को, एंड इस तरीके से आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझते हैं। राइट, अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ, एंड यहाँ पे ये रेफरेंसेस है, और रेफरेंसेस लिखना एक आर्ट है, दिस इज नॉट साइंस। और एंड नोट जरूरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीले नीले कलर, ये DOIs हैं, और अक्सर लोग DOIs को नहीं मेंशन करते और इसको होमोजेनाइज नहीं करते रेफरेंस को। इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड शो यू कि कैसे यूज करना है, एंड बाकी भी कुछ चीजें इंशाल्लाह यू विल सी, और फंडिंग कैसे हुई है और बाकी चीजें ये हम देखेंगे। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, रिव्यू आर्टिकल एक ऐसा रिपोर्ट लिखने का तरीका है जो आपको हाईली साइटेड रिसर्चर बना सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने एक और आती है और इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये एक रिव्यू आर्टिकल है मेरा जो मैंने आपको दिखाया, एक और रिव्यू आर्टिकल है जो मैंने लिखा है अपनी टीम के साथ। टीम कौन सी? कोडेनिक्स की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पे हमने कोर्स स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने रिसेंट एडवांसेस इन बायो रेमेडिएशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे ये लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बायोलॉजी से बायोइन्फॉर्मेटिक्स से उठ के डायरेक्टली ये बंदा अब आ रहा है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की तरफ। ये साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में लिखा है। ये जर्नल अभी इसका इम्पैक्ट फैक्टर खत्म कर दिया उन्होंने, लेकिन ये 11+ इम्पैक्ट फैक्टर था, और स्टिल इट्स अ नाइस जर्नल। तो ये इतने सारे ऑथर हैं, सारे के सारे, कोई हंगरी बैठा, कोई यूएसए बैठा था, कोई पोलैंड में, कोई चाइना में, कोई कहीं पे, तो ये सारे हमसे सीख रहे थे बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉरी साइंटिफिक राइटिंग को। तो ये हमने लिखा। अब इसमें मैंने स्टार्ट में ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट दिया जो ये है, फिर ये हेडिंग्स आ गई नीचे, इंट्रोडक्शन, और यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये ओपन एक्सेस में नहीं है फिलहाल, इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ कि इस पेपर की साइटेशन अगर आप चेक करें रिसेंट एडवांसेस इन बायो रेमिडिएशन में 217 है सिर्फ 3-4 सालों में। ठीक है, एक हमने और लिखा था साइटेड बाय में मैं जाता हूँ, सबसे ज्यादा हाईली साइटेड पेपर हमारा ये है 534। इसके अंदर हमने ये रिव्यू आर्टिकल लिखा है। अदील शहजाद हैं, वो इस वक्त आई थिंक सो जर्मनी में होते हैं, बाकी लोग जो हैं वो चाइना, जर्मनी, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक कनाडा में है अभी इस वक्त। तो हमारी ये टीम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इन कॉन्टैक्ट है। हमने ये पेपर लिखा था, मेरी बहुत कम कंट्रीब्यूशन है इस पेपर के अंदर, लेकिन ये हाईली साइटेड पेपर है इस वक्त का। तकरीबन 500+ साइटेशन है। साइटेशन मींस ये जो मैट्रिक नजर आ रहा है गूगल स्कॉलर पे, ये इंपॉर्टेंट है, और इससे पता चलता है कौन सा रिसर्चर कितना एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, साइट का मतलब ये हमारे पेपर को लोगों ने अपनी रिसर्च के अंदर रेफरेंस के तौर पे यूज किया है। ओके, तो रिव्यू आर्टिकल आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं। यहां तक समझ आ गई रिव्यू पेपर की? आगे चलते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू थोड़ा सा एडवांस वे है टू राइट अ रिव्यू। इसमें आप रिव्यू लिखते हैं बट विद द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? एक स्ट्रेटेजी है जो स्टेप बाय स्टेप आप डिफाइन करते हैं, और फिर उसे डिजाइन करके आप इस तरीके से लिखते हैं कि एनीवन कैन सर्च, रिपीट एंड गेट योर रिजल्ट्स। ठीक है, एक वर्क फ्लो का नाम है प्रिज्मा। प्रिज्मा को इसमें यूज किया जाता है, और इसमें डिफरेंट किस्म की चेकलिस्ट होती है जिसे आप ऐड करते हैं, और इंशाल्लाह आई एम गोना टीच यू इसको किस तरीके से लिखा जाता है। और इसमें क्वेश्चन बनाने का भी एक तरीका होता है जिसको पिको बोला जाता है। फिर एक प्रोस्पेरो एक प्रोटोकॉल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। पिको क्या है आप इसे भी देखिएगा, और प्रोस्पेरो को भी देखिएगा, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे गूगल पे सर्च करके आप देखिएगा एक दफा। एंड देन आप कंक्लूजन लिखते हैं अपना, सॉरी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिखते हैं, कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, स्क्रीनिंग बाय 2 इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स होती है, एंड देन एट द एंड आपका एक पेपर लिखा जाता है। इसमें जितना डेटाबेस है सारा आप छानते हैं बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। एट द एंड आप सिलेक्टेड पेपर्स के ऊपर एनालिसिस करके रिजल्ट्स लिखते हैं। तो ये सिस्टमैटिक वे है टू राइट अ रिव्यू। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेपर्स आपके पास आ जाते हैं आफ्टर दैट। ठीक है, और इस तरह के पेपर को पब्लिश करना रिव्यू पेपर की निस्बत आसान है, क्योंकि रिव्यू पेपर आजकल लोग एआई से लिखवा लिखवा के अपलोड करते जा रहे हैं, और रिजेक्शन रेट बहुत हाई है। रियलिटी इस फील्ड की ये है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में फिर भी कुछ अभी सांस बाकी है।
फिर आता है मेटा एनालिसिस। दिस इज अनदर टेक्निक टू राइट मेटा एनालिसिस, विच इज जो सिस्टमैटिक रिव्यू में आपके पास पेपर आए हैं ना, उनके डेटा को पॉइंट बाय पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर एविडेंस बनाना। मिसाल दूं, डिस्प्रीन पे जितनी भी रिसर्च हुई है कि डिस्प्रीन सर दर्द को कम करती है, अमेरिका में, कनाडा में, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, डिस्प्रीन सर की दर्द को कम करती है। आप इसमें क्या करते हैं, मेटा एनालिसिस में आप कंपेरेबल फैक्टर देखते हैं। ऐसे लोग जिनके सर में दर्द है और उन्होंने डिस्प्रीन नहीं खाई, उनकी सर दर्द कितनी देर में ठीक हो रही है, रेस्ट करने के बाद या भाप ली या टी पी या जो भी किया, उनकी सर दर्द कितनी देर में ठीक हो रही है। एंड कंपेरेबल इफेक्ट क्या है, डिस्प्रीन दे दें उन्हें। सो जिनको डिस्प्रीन दी वर्सेस जिनको नहीं दी, इन दोनों के स्टडीज के रिजल्ट को पूल कर लेना है आपने एट द एंड। इसको मेटा एनालिसिस बोलते हैं और इसमें स्टैटिस्टिक्स की भरमार होती है। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दफ़ा ये पाकिस्तानी कम्युनिटी को सिखा दिया है कि मेटा एनालिसिस कैसे लिखा जाता है। एंड यहाँ पे अगेन मैं आपको codanix.com पे जाके दिखा देता हूँ कि अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है, दे कैन स्टिल लर्न कि मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू एंड रिव्यू पेपर कैसे लिखा जाएगा इन दिस कोर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ये एक कोर्स है कंप्लीट, और ऑफ कोर्स ये पेड कोर्स है, लेकिन इसके अंदर मैंने मेटा एनालिसिस प्रॉपर एक शुरू से एंड तक करके दिखाया है। और इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी देखें, आर को कैसे यूज़ करना है, और इसमें हमने एक एप्लीकेशन भी डेवलप की है और उस एप्लीकेशन के थ्रू ऑटोमेटिक प्लॉट्स भी बनाए हैं एंड फाइनल रिमार्क्स, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सो मेटा एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप अच्छे खासा अपनी प्रोफाइल को शाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दूंगा। उसकी रीज़न क्या है, मैंने बहुत पेपर पब्लिश किए मेटा एनालिसिस पे। सो आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, आई एक्चुअली पब्लिश्ड। तो जहाँ जहाँ पे ये आपको मेटा मेटा नज़र आ रहा है ना, 5-6 जगहों पे यहाँ पे आ गया। और अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स कि मेटा आपके सामने नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैं ओपन करता हूँ एक पेपर, मेडिएशन ऑफ गैशियस एमिशन फ्रॉम प्लांट प्रोडक्टिविटी, 2 इनहिबिटर यूज़ करके मेटा एनालिसिस किया और ये पेपर आपके सामने। इसकी फिगर्स कुछ ऐसी नज़र आती हैं। ये प्रिज्मा वर्क फ्लो डायग्राम है, ठीक है, इस तरीके से प्रिज्मा होती है। आप डिफरेंट डेटाबेसेस से पेपर सर्च करके एट द एंड कंक्लूजन पे जाते हैं। फिर पूरी ग्लोबल स्टडीज मैंने देखी, दुनिया में कहाँ कहाँ जितने जितने पेपर पब्लिश हुए। देन वी हैव दिस वन, इस तरीके से इसके फॉरेस्ट प्लॉट्स आते हैं। फॉरेस्ट प्लॉट्स को कैसे रीड आउट करना है, कैसे कौन सी चीज़ें एक्ट करती हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। एंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये फॉरेस्ट प्लॉट सारे के सारे ये बेसिकली पूल किया हुआ है स्टडीज को बेस्ड ऑन द ग्रुप्स। एंड ये आपका एक मेटा एनालिसिस हो गया। और मजे की बात, आप एक दफ़ा पेपर के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके ना मल्टीपल मेटा एनालिसिस भी लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने मेडिएशन वाला आपको दिखाया, सेम उसी तरीके से लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स को लेके 1993 से 2021 तक का डेटा एक्सट्रैक्ट किया, 3 दहाइयों का डेटा यहाँ पे मौजूद है। और ये एक और मेटा एनालिसिस है, ठीक है। और ये चेक करें, पूरा इससे मॉडल बनाया हमने और एट द एंड हमने यहाँ पे ये पेपर पब्लिश किया। सो इन शॉर्ट, मेटा एनालिसिस से आपको साइटेशंस अच्छी खासी मिलती हैं। चेक करें 43 साइटेशंस। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में जिसने भी आना है उसने कहना मेटा एनालिसिस पढ़ा हुआ है, इसी को पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी क्या ट्रेंड चल रहा है। गैप ऑफ स्टडीज आपको यहीं से मिल जाना है कि आपका स्टडी गैप क्या है जो आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं। सो मेटा एनालिसिस एंड रिव्यू पेपर्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्न दोज थिंग्स, ठीक है जी। सो मेटा एनालिसिस के अंदर एक्सट्रैक्ट अ कंपेरेबल इफेक्ट साइज पर स्टडी, ठीक है। ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल लेयर ऑन टॉप ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू होती है। मेनी स्टडीज पूल्ड इनटू वन आंसर। चूज अ मॉडल, फिक्स अ रैंडम इफेक्ट, पूल द रिजल्ट्स इनटू वन समरी एस्टिमेट। फॉरेस्ट प्लॉट इसके अंदर बनते हैं, हेटेरोजेनिटी एनालिसिस होता है इसके अंदर, और पब्लिकेशन बायस चेकअप होता है। एंड इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड रोबस्टनेस एनालिसिस भी होता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स की भरमार होती है इसके अंदर। एवरी मेटा एनालिसिस नीड्स अ सिस्टमैटिक रिव्यू फर्स्ट, बट नॉट एवरी रिव्यू नीड्स अ मेटा एनालिसिस, राइट। इसकी एक बुक है जो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेटा एनालिसिस विद आर, डूइंग मेटा एनालिसिस इन आर। ये जो मेटा एनालिसिस के जैसे लाहौर दा पावा अख्तर लावा है ना, तो ये वैसे ही मेटा एनालिसिस के पावे हैं। मथियास हारर है, पिम क्वीपर्स है, तोशी फ्रूकावा है एंड डेविड एबट। इन लोगों ने लिखी है। ये सोशल साइंस की टेक्निक थी, मेडिसिन की टेक्निक थी जो हर फील्ड में घुसी है।
ये मेडिसिन यानी कि जो मेडिकल रिसर्च के अंदर उनका ये रिसर्च होती है। ये बुक आप पढ़ लें और यकीन माने मेटा एनालिसिस चुटकियों का काम होगा आपका। एंड ऑफ कोर्स साथ में अगर ये कोर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो मेटा एनालिसिस बहुत ही हार्ड चीज़ है, लेकिन आप 6 महीने के अंदर एक पेपर इजीली पब्लिश कर सकते हैं और घर बैठे लैपटॉप पे, कोई लैब में जाने की जरूरत नहीं। एंड दीज पेपर्स आर कंसिडर्ड एज रिसर्च पेपर्स, रिव्यू पेपर नहीं है ये। पहले कैटेगरी में रिव्यू गिना जाता था इन्हें, अब इन्हें रिसर्च पेपर के जुमरे में लाया जाता है बिकॉज दे हैव अ लेयर कॉल्ड मेथड्स। यहाँ पे आप मेथड्स लिखते हैं, इंट्रोडक्शन टाइटल, जैसे रिसर्च पेपर होता है सेम वैसे आप इसे लिखते हैं। ठीक हो गया, आगे समझ मेटा एनालिसिस की। पब्लिश और पैरिश की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे मिस की है और इंटेंशनली मिस की है, वो है बुक चैप्टर। दौर गया भाई, ये जो लोग बुक्स और बुक चैप्टर लिख रहे हैं ना, वो बेसिकली रिव्यू आर्टिकल इज मच मोर एफिशिएंट देन दोज चैप्टर्स। ठीक है, करेंसी जो है आजकल की वो है, मैंने जैसे आपको बताया रिसर्च पेपर्स। आप कितनी बुक्स पढ़ते हैं मुझे बताएं आप, आपने कभी कोई बुक पढ़ी है अभी? हाँ, अगर कोई फ्री में अवेलेबल है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है ये डूइंग मेटा एनालिसिस इन आर। बाय द वे, मैं मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू पे अपनी एक बुक लिख रहा हूँ जिसके अंदर हर एक चीज आपको ऑनलाइन मिलेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप कोडेनिक्स पे जाते हैं, बुक्स वाले सेक्शन में जाते हैं और एबीसी ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे जाते हैं, अगर इस तरीके से कोई बुक है जिसको मैं सर्च कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर सकता हूँ, देन तो मैं पढ़ता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ता। ठीक है, सो बुक जो है वो बेसिकली, क्योंकि कोड मैं कहाँ से कॉपी करके लिखूंगा अगर मैं बुक को ऐसे देख के पढ़ने लग जाऊं, खासतौर पे साइंटिफिक, उसकी बजाय रिसर्च पेपर्स लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पब्लिश और पैरिश की बात करते हैं। इन एकेडेमिया यू पब्लिक योर पब्लिकेशंस आर वेरी आई मीन आर योर सीवी एक्चुअली। एकेडेमिया के अंदर जितनी आपकी पब्लिकेशन है वही आपकी सीवी को शो करती है, योर फंडिंग एंड योर प्रमोशन। अगर आपके पास पेपर्स है ना, यही आपकी सीवी है, यही आपकी फंडिंग है, यही आपके प्रमोशन के चांसेस। जितना अच्छा पेपर, जितने अच्छे जर्नल में, उतनी अच्छे सिलेक्शन के चांसेस। फिर जॉब्स हों, ग्रांट्स हों, टेन्योर्स हों, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पब्लिकेशन रिकॉर्ड। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ने दुनिया में पब्लिकेशन ट्रैक रिकॉर्ड को मिनिमाइज कर दिया सिलेक्शन क्राइटेरिया में, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको जरूर मद्देनजर रख रहे हैं। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, बट स्टिल पीपल आर लुकिंग इनटू इट। मैंने ये क्वेश्चन अपने हमारी मीटिंग थी और जर्मनी के जो मशहूर मशहूर प्रोफेसर हैं सारे इकट्ठे थे, उनसे मैंने ये पूछा क्वेश्चन कि मैं अपनी पीएचडी के दौरान या पीएचडी के बाद एक पेपर नेचर में पब्लिश करता हूँ और कोई शख्स एक पेपर एक सादा एमडीपीआई के जर्नल में पब्लिश करता है, दोनों का कंपैरिजन याद रखना है। अगर दोनों एक ऐसी पोजीशन पे अप्लाई करते हैं जहां पे दोनों एग्जैक्टली सेम लेवल पे आ गए हैं, तो क्या पब्लिकेशन अच्छे जर्नल में होना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है? एंड ही सेड ऑफ कोर्स यस, क्योंकि एक अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा है जो एक सुपरविजन से भी अगला स्टेप होता है। यानी कि आपको पता है कि अगर उन्होंने बोला है ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वो नहीं करना, तो आपको कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन और पूरी करेंसी को हैंडल करना आ गया। ये वही एग्जाम्पल है, किसी ने एक शहर की एक छोटी सी बैंक में से चेक कैश करवाया और एक बंदा वो है जो वॉल स्ट्रीट जो बेसिकली पूरी के पूरा वॉल स्ट्रीट है, वहां के डिफरेंट बैंकर्स के साथ उसकी मीटिंग्स होती हैं। एक बंदा वो जो लोकल बैंकर्स को जानता है, एक बंदा वो जो इंटरनेशनल बैंकर्स को जानता है। सो इन दोनों में फर्क है। बैंकर्स की मैंने क्यों एग्जांपल दी, बिकॉज रिसर्च पेपर्स आर करेंसी इन एकेडेमिया। ठीक है, अच्छा, बट क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी डैमेजेस अ करियर। एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे सीनियर पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी मेरी लैब के थे, वो बंदा पेपर लिखने में मास्टर था। एक साल में 5-5, 10-10 पेपर भी उन्होंने लिखे हैं। इसी तरह चाइना में जो लोग हैं 10-10 पेपर पब्लिश कर रहे हैं एक साल में। अब मुझे बताएं, किसी के पास एप्लीकेशन जानी है, मेरे पास ही आ जाती है इस बंदे को सिलेक्ट करने की, तो मेरा दिमाग नहीं खिसक जाएगा? एक साल में रिसर्च नहीं होती, ये बंदा 5 पेपर पब्लिश करके बैठा, वो भी फर्स्ट ऑथर, तो उसको इसी वजह से रिजेक्ट करते रहे। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, अपनी सीवी में से पेपर्स को निकालना शुरू कर दिया। लोग तरसते हैं पेपर आए सीवी में, उस बंदे ने पेपर निकाले, फिर उसकी सिलेक्शन हुई रिसर्च ऑफिसर की। सेम गोज विद चाइनीज स्टूडेंट्स जो चाइना में पीएचडी कर रहे हैं। प्लीज अपनी सीवी में लाखों हजारों की तादाद के अंदर पेपर्स को ऐड ना करें। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ जानबूझ के, एग्जैजरेट कर रहा हूँ जानबूझ के, आई टोल्ड यू।
उसकी रीजन क्या है भाई? एक तो बहुत होते हैं, पीएचडी के बाद 2 पेपर बहुत हैं। पीएचडी के बाद क्या 1 पेपर होना भी बहुत है यूरोप के अंदर। हाँ, अगर आपके पास 3-4 हैं, 5 हैं, इट्स मोर देन इनफ। रिव्यू आर्टिकल है, इट्स फाइन। मेटा एनालिसिस है, इट्स फाइन, इट्स डूएबल। रिसर्च पेपर 1-2 हों आप, ठीक है? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के ऐसे प्रोफेसर्स हैं और सऊदी अरेबिया के भी, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी, मिलके पेपर लिखते हैं। जैसे हमारे 10 लोग यहाँ पे बैठे हैं, 10 के 10 एक-एक पेपर लिखें, पहला ऑथर और आखिरी ऑथर सेम रहे, बाकी सारे रेगुलेट होते जाएँ, सर्कुलेट होते जाएँ। 10 पेपर हो गए आपके 6 महीनों में। दिस इज़ फाइन क्योंकि आप एज़ ए को-ऑथर काम कर रहे हैं। लेकिन जब आता है ना कि एक ही बंदा एक ही पेपर पे काम कर रहा है तो कैसे लिख रहा है? सो खिसकता है दिमाग लोगों का। बट वी नीड टू पब्लिश, अदरवाइज इट विल बी पेरिश। सो प्रीडेटरी जर्नल्स प्रे ऑन दिस प्रेशर, ऑलवेज वेरीफाई द जर्नल। प्रीडेटरी जर्नल ऐसे हैं जो आपको ईमेल करते हैं, मेरा इनबॉक्स भरा रहता है, हमें पेपर दे दें, हमें दे दें, हमें दे दें। क्यों? उन्होंने मेरा डेटा निकाल लिया हुआ है। जब भी मैं पेपर पब्लिश करता हूँ एज ए क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर, मेरा ईमेल जाता है उनके पास। ये यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला एक पेपर निकालता हूँ हमारा, ये हमने रिसेंटली एक रिव्यू आर्टिकल लिखा था। बाय द वे ये भी पेपर मैंने अपनी टीम के साथ लिखा है, जो कोडेनिक्स के प्लेटफॉर्म से हमने जिनको मैंने सिखाया था। सो ये चेक करें, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये मेरा ईमेल एड्रेस चला गया। इस ईमेल एड्रेस पे अच्छे खासे मुझे ईमेल आते रहे। ऑफ कोर्स मैं इस पे पर्सनल ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करता, सिर्फ वर्क रिलेटेड ईमेल जो मेरी स्टडी से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड, उनका रिप्लाई करता हूँ। इस ईमेल को हर जर्नल वाला कॉपी पेस्ट करके उसको पता लग गया कि ये जो बंदा नाइट्रोजन पे काम कर रहा है, फलां पे काम कर रहा है, आखिर जी नाइट्रोजन का पेपर है, सानू दे दो। तो प्रीडेटरी जर्नल्स क्या होते हैं जिनका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, वो आपका पेपर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे चिपका देते हैं, दैट्स इट। डीओआई भी मिलता है आपको, लेकिन वो प्रीडेटरी हैं। उससे नाम तो ज्यादा हो जाता है लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है पेपर पब्लिश करने की। आप समझते हैं अच्छा पेपर है तो आप दोबारा पेपर सबमिट करवा देते हैं। सो थिंक अबाउट अ जर्नल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर है और वो रैंकिंग के अंदर आ रहे हैं। इंशाल्लाह पब्लिकेशन के दौरान मैं आपको ये समझाऊंगा। एम फॉर फ्यूअर बेटर पेपर्स इन जर्नल्स यू हैव चेक्ड, सिंपल, ठीक है? पब्लिश विद पर्पस, वन सॉलिड पेपर बीट्स 5 यू वुड रादर नॉट लिस्ट। 5 ऐसे पेपर पब्लिश करना जिसे आप शो नहीं करवाना चाहते किसी को, उसकी बजाय बेहतर है एक अच्छा पेपर पब्लिश कर लें। ठीक हो गया? अब पेपर लिखना कैसे है? लिखने से सबसे पहले जरूरी है आपको पेपर पढ़ना। बहरहाल यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है पब्लिश और पेरिश तक तो मुझे बताएं।